जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब बड़ी मेहनत कर रहे होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो जी बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन पहले पीएमसी ने सिलेबस अनाउंस किया। उसमें बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी उन्होंने चेंजिंग की, जिसके से बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो कैसे तैयार करें। उसकी एक मेन वजह ये भी है कि जो नम्स ने अभी जो पेपर कंडक्ट करवाया था, उसके अंदर बायोलॉजी की बहुत सी स्टेटमेंट ऐसी आई हुई थी जो पीटी में नहीं थी, जिसके से पंजाब वाले बच्चों को बहुत परेशानी हुई। उसकी वजह से वो बच्चे परेशान हैं कि अगर वहाँ से फिर आ गए एमसीक्यूज़ एनएमडी गेट में तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पीटी फेडरल की बुक पढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए। तो बेटा आप अपने पीटीबी की बुक पे फोकस करें, उसी को अच्छे से प्रिपेयर करें, शेड्यूल बनाएं अपना, उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। तो इस बार आपको पता है पीएमसी ने ये भी बता दिया है कि इस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ आने हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पहले आप अपना यूएचएस का सिलेबस फॉलो करें, उसको अच्छे से कर लें। उसके बाद आप वो टॉपिक्स पहले करें जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है। लाइक प्लांटी जो फंजाई है अपना किंगडम प्लांटी, उसमें से जस्ट एक एमसीक्यूज़ आना है, उसको आप छोड़ दें, उसको एंड में करें, या टाइम ना मिला तो ना भी करें। अल्लाह खैर है, तुक्का लग जाएगा, हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप में जो स्टूडेंट्स में पैनिक कंडीशन क्रिएट हुई है उसको उनको रिलैक्स करना, उनको बताना, उनको गाइडलाइन देना। तो बेटा इस वीडियो में हम यही देखेंगे, हमने 100 एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हैं फेडरल की बुक से। उसमें कुछ एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर से भी उठाए हैं जो नम्स में आ चुके हैं, बाकी वो स्टेटमेंट उठाई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एनएमडी में आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती। अगर उन्होंने वहाँ से बनाया तो चांसेस हैं कि इसी में से आ जाएँ एमसीक्यूज़। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बैकबोन ऑफ ट्राइसाइल ग्लाइसिरोल। तो बेटा जैसे आपको पता है डीएनए की बैकबोन होती है, कौन बना रहा होता है, शुगर फास्फेट। इसी तरह ट्राइसाइल ग्लाइसिरोल की भी बैकबोन होती है, कौन, जो कि बनाता है ग्लाइसिरोल। ऑप्शन डेल्टा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज़ नॉट फाउंड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रोल, ये तो होते ही होते हैं उसमें। अब रह गए दो ऑप्शन, स्फिंगोलिपिड एंड ट्राइसाइल ग्लाइसिरोल। तो बेटा स्फिंगोलिपिड भी होता है, लेकिन पीटीबी की बुक मेंशन नहीं किया गया। ट्राइसाइल ग्लाइसिरोल तो किसी सूरत नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये स्टोरेज फार्म है लिपिड्स की। इस फार्म में लिपिड जो है हमारे बॉडी में, एनिमल की बॉडी में भी और प्लांट्स की बॉडी में भी, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की फार्म में ही स्टोर होते हैं। ऑप्शन चार्ली। जी, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट इन सुक्रोज। तो सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके दरमियान होती है? ये तो आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान होती है। और ये भी पता है कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 होता है और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 होता है। अब बात रह गई अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज क्या है। बट अगर कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप डाउनवर्ड हो, उसकी तरफ मतलब नीचे की तरफ हो, उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा। और अगर वो ऊपर की तरफ हो तो उसके बोलते हैं हम बीटा। तो बुक में स्ट्रक्चर खोल के देखें सक्रोज का, तो जो ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डाउनवर्ड है, और जो हमारे पास फ्रक्टोज का है वो अपवर्ड है। इसको इसलिए हम बोल रहे होते हैं कि कार्बन 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। ये देख सकते हैं। अच्छा जी, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच काजेज डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम। ये तो आपको पता ही है कि अगर पीएच में ज़्यादा चेंज आ जाए तो एंजाइम डी नेचुरेट होती है और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। इसकी रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो उसकी रीज़न है जी, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच से। ठीक है जी, पीटीबी में नहीं है, ये फेडरल की बुक में है, इसको देख लें। आयनिक बॉन्ड है इसका जवाब। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द रिएक्शन रेट ऑफ सलाइवरी अमाइलेज विद स्टार्च डिक्रीजेज एज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज रिड्यूस। तो क्लोराइड आयन का जो आपने रोल बताना है वो क्या है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे क्लोराइड आयन की एक्टिविटी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोराइड आयन जो था वो एंजाइम के लिए नेसेसरी था उसकी एक्टिविटी के लिए, मतलब कि वो को फैक्टर था। तो को फैक्टर की दो टाइप्स होती हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्टिवेटर्स, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक वाइटामिन हो गए, एन हो गया, एफ हो गया, ये होते हैं या तो कोएंजाइम होंगे या क्या होंगे, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे आयन की बात हो रही है तो बेस्ट ऑप्शन इज कोफैक्टर, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर। जी,
मैनी एंजाइम आर सेक्रेटेड इन एक्टिव फार्म टू प्रोटेक्ट। ये तो आपकी बुक में भी है कि जो एंजाइम होती है वो इनएक्टिव फार्म में सेक्रेट होती हैं, लाइक पेप्सिनोजन स्टमक के अंदर, बाद में एचसीएल उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन के अंदर। तो ऐसा क्यों है, नेचर ने ऐसा क्यों रखा है कि एंजाइम इनएक्टिव फार्म में? तो उसकी क्या रीज़न है? सेल प्रोटीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये नेचर ने फिनोमिना रखा है कि एंजाइम इनएक्टिव फार्म में सेक्रेट होंगी और जब उसकी ज़रूरत होगी तो वो एक्टिव फार्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। जी 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे 3-4 और भी आएंगे जी। तो एलोस्टेरिक इनिबिटर, एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होती है? जो एलोस्टेरिक इफेक्टर होते हैं, ठीक है ना, इफेक्टर दो तरह के होते हैं, या तो वो एक्टिवेटर भी हो सकते हैं या फिर वो इनिबिटर भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि एलोस्टेरिक इफेक्टर हमेशा एंजाइम को इनिबिट भी करें, कुछ कुछ उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इनिबिटर की बात हुई है, तो एलोस्टेरिक इनिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं होते, ये एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होते हैं। कोई भी ऐसी साइड जो एक्टिव साइड के अलावा कहीं पे भी हो उसको बोल रहे होते हैं एलोस्टेरिक साइड, ठीक है। तो ये एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम में की अपना जो शेप है उसमें चेंज आ जाती है। उस शेप में चेंज आने की वजह से एंजाइम अपने ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो सकता और प्रोडक्ट नहीं बनता। और दूसरी मेन बात यहाँ पे बताने वो ये है कि जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है या एलोस्टेरिक इनिबिशन है वो रिवर्सिबल होती है, मतलब कि वो एंजाइम को डी नेचर नहीं करती। अगर डी नेचर कर देती तो परमानेंट चेंज आ जाती है और एंजाइम कभी भी अपने प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट के अपना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो एलोस्टेरिक इनिबिटर होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए ये हमारे पास फीडबैक रेगुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मतलब कि आपकी इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दूँ, ग्लाइकोलिसिस का काम क्या है? उसका काम है कि एटीपी प्रोवाइड करना बॉडी में, ठीक है। अब अगर बॉडी में ऑलरेडी एटीपी ज़्यादा है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस भी साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, जब एटीपी ऑलरेडी ज़्यादा है तो हमें ग्लाइकोलिसिस की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो एटीपी क्या करेगी? तो एटीपी जाके हमारे पास जो उस ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर एंजाइम है, एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज, उसके साथ बाइंड हो जाएगी एलोस्टेटिक साइड पे, उसकी शेप को चेंज कर देगी, जिसकी वजह से फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज अपना प्रीवियस अपना इंटरमीडिएट को नेक्स्ट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा और अपना जो पाथवे होगा ग्लाइकोलिसिस का वो इनहिबिट हो जाएगा और जो हमारे पास बॉडी एटीपी को यूटिलाइज कर लेगी। फिर जैसे ही एटीपी का लेवल डाउन होने लगेगा फिर दोबारा से ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या साबित हुआ? एलोस्टेरिक जो हमारे पास इनहिबिशन है वो रिवर्सिबल होती है, इसलिए एंजाइम को डीनेचुरेट नहीं करती, सिर्फ रिवर्स अपना उसके साथ बाइंड करती है जब तक कि कंडीशन नॉर्मलाइज ना हो जाए। तो इसका ऑप्शन क्या है? बीटा पार्टिसिपेट इन फीडबैक रेगुलेशन। तो जाहिर सी बात है इनहिबिटर है तो उसके फंक्शन को तो फास्टर नहीं करेगा, उसका ऑप्शन डेल्टा हो नहीं सकता, अल्फा भी नहीं हो सकता क्योंकि एलोस्टेरिक साइड पर इसने बाइंड करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जर्व कोऑपरेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। जी बेटा, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन का काम क्या है? उसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ही ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाती है। तो सबसे बड़ी जो इसमें बात बताई गई है वो चेंज इन शेप है। ये भी मैंने बताया, एलोस्टेरिक का जब भी जिक्र आएगा तो याद रखना हमेशा हमेशा चेंज इन शेप का भी जिक्र साथ होगा। तो अब देखें ऑक्सीजन बाइंड हुई हेमोग्लोबिन के साथ जिसकी वजह से उसकी हमारे पास शेप चेंज हुई, तो ये कौन सा फिनोमेना हो सकता है? तो एलोस्टेरिक ही हो सकता है। और ये भी इसमें एक बात है, अपना जो इंड्यूस फिट मॉडल है, तो जितनी भी इंड्यूस फिट मॉडल यही कहता है ना कि जब भी कोई हमारे पास सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम के साथ उसमें हमारे पास वो चेंज लाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज। तो एलोस्टेरिक की रेगुलेशन भी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जितनी भी वो अपना आप उन एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम कह सकते हैं जो किसको फॉलो करें? इंड्यूस फिट मॉडल को। तो सिर्फ और सिर्फ एलोस्टेरिक एंजाइम ऐसे हैं जो इंड्यूस फिट मॉडल को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं, क्योंकि वो चेंज अपना शेप में चेंजेस लेकर आती हैं। एक तो बच्चों मेरा गला बहुत ख़राब है लेकिन बच्चों की बहुत डिमांड थी कि इसको किया जाए ऐसा, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड ए को फैक्टर। तो ये इस साल नम्स में आया हुआ था, बेटा याद रखना हमारी बॉडी में जितनी भी एंजाइम है सबको ही किसी न किसी को फैक्टर की ज़रूरत होती है। लाइक आप देख लें
कार्बोनिक अपना जो हमारे पास होती है अपना आरबीसी के अंदर इंजाइम, ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो उसको जिंक की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे हैं जिनको हमारे पास कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सी है? पेप्सिन। तो आंसर क्या होगा? पेप्सिन। ड्यूरिंग फीडबैक इनिबिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड। अभी मैंने बताया था फीडबैक इनिबिशन जो है वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन की टाइप कह लें उसको, टाइप होती है। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या होता है, जो हमारे पास एलोस्टेरिक इफेक्टर है वो हमारे पास एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होता है। तो फीडबैक इनिबिशन में भी क्या होगा, कौन सा स्ट्रक्चरल पार्ट इन्वॉल्व होगा? एलोस्टेरिक। तो नेक्स्ट है नॉन प्रोटीन पार्ट बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर। तो जो कोफैक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्टिवेटर, और जो ऑर्गेनिक हैं वो या तो होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कोएंजाइम। तो ये राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर एक्टिवेटर। A tadpole tail is gradually broken down during metamorphosis into adult frog, which organelle increases in number in the cells of the tail at this time। तो जी वो कह रहा है मेटामॉर्फोसिस में टैडपोल टेल जो है वो उसकी ब्रेक डाउन हो रही है। तो कौन सी ऑर्गेनेली हो सकती है? गैस जाहिर है लाइसोसोम होगी, क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव इंजाइम्स होती हैं जो हमारे पास उसकी टेल को क्या कर लेंगी, डाइजेस्ट कर देंगी, वो डिसअपेयर हो जाएगी। तो लाइसोसोम उसमें इंक्रीज हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसकी वजह क्या है ये आप अच्छे से जानते होंगे, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर रहा होता है। जी ग्लाइकोजिलेट साइकिल डज नॉट एग्जिस्ट इन, किस में ये साइकिल जो एग्जिस्ट नहीं करता? तो एनिमल्स में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस साइकिल के लिए जो एंजाइम दरकार होते हैं वो एनिमल सेल्स में नहीं होते। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो होती तो यूकैरियोटिक सेल में है, लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से मैच कर रही होती हैं। लाइक इसमें यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं 80S होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं 70S, प्रोकैरियोट्स में भी 70S। अच्छा, जो यूकैरियोट्स का DNA होता है वो क्या होता है लीनियर फार्म में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है सर्कुलर फार्म में, जैसा कि प्रोकैरियोट्स का होता है। ठीक है, दूसरा ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी फिशन होती है जैसा कि प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया में होती है। तो ऑप्शन डी जो है इनहेरिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम फादर, तो ये हमारे पास इसकी इनहेरिट कहाँ से होता है? ये मदर से। तो इसका ऑप्शन डेल्टा जो है वो गलत है, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट हैव सिमिलैरिटीज विद द प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया होती तो यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, लेकिन उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। यूकैरियोटिक सेल कंटेन राइबोसोम, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए भी है, साइटोप्लाज्म भी है। जो डीएनए होगा अपना कि जो यानी कि न्यूक्लियस होगा उसके अंदर जो राइबोसोम होंगे वो कौन से होंगे? 80S। लेकिन साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया उसमें कौन से होंगे? 70S। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा। अगर स्टेटमेंट होती है कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियर राइबोसोम, फिर होता है इसका 80S, लेकिन उसने सेल लिखा है, सेल में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, तो ऑप्शन डेल्टा इज राइट। अच्छा, द सेकेंडरी सेल वॉल is a structure found in many plant cell located between the primary cell wall and the plasma membrane। तो सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान होती है। ठीक है, होती है सेकेंडरी। तो ये बेटा सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर एंकाइमल सेल्स में होती है। In plants and fungi, which of the following organelle carry out enzymatic hydrolysis, a function carried by lysosome in animal cell। तो जैसे कि आप जानते हैं लाइसोसोम एनिमल सेल में वो ऑर्गेनेली है जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, लेकिन चूंकि प्लांट्स और फंजाई में लाइसोसोम नहीं होती तो वहाँ पे एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस जो है फंक्शन वो कौन परफॉर्म करता है? तो वैक्यूल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिमिलर फंक्शन टू द लाइसोसोम इन द एनिमल सेल्स।
द बेसिक प्रोटीन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो उसका आंसर विमेंटिन। रट्टा मार लें इसको। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये इनर और आउटर जो उसकी दो लेयर्स होती हैं उसके दरमियान में होता है। विच टाइप ऑफ लीकोप्लास्ट और लिपिड, 2020 नम्स का क्वेश्चन है। तो लीकोप्लास्ट की 3 टाइप्स हैं, एलियोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट नाम से ज़ाहिर है प्रोटीन स्टोर करेगा। माइलोप्लास्ट नाम से देखें अमाइलो अमाइलेज से रिलेटेड, स्टार्च से रिलेटेड आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा होगा। तो एलियोप्लास्ट बचा तो यही क्या होगा हमारे पास, लिपिड स्टोर करेगा। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोसेक मॉडल फाइबर्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अटैच टू, तो डायग्राम खोलें फ्लूइड मोसेक मॉडल में देखेंगे कि आउटर साइड पर उसने दिखाया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स हैं जो कि अटैच हैं प्रोटीन्स के साथ, तो ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोसेक मॉडल फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन कहाँ पर होते हैं, तो ये भी डायग्राम में दिखाया गया है, मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे अटैच होते हैं, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो अपना कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है वो बताना है। तो कैरियर मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता है, ये किसका फंक्शन है, प्रोटीन का होती हैं। लाइक इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं, केमियोसोस्मोसिस के अंदर जो एटीपी सिंथेज होता है वो प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है ल्यूमन टू स्ट्रोमा, तो वो कैरियर के तौर पे काम कर रहा होता है, तो वो कैरियर मॉलिक्यूल तो होगी प्रोटीन। रिसेप्टर मॉलिक्यूल, तो बेटा जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। इंजाइमेटिक, तो इंजाइम भी हमें पता है प्रोटीन है, तो एक ही ऑप्शन बचा सेल टू सेल रिकॉग्निशन जो कि फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का। अपना नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।